डिज़ाइन थिंकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो ह्यूमन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को लेके अप्रोच करता है रादर देन प्रॉब्लम सेंट्रिक। हेनरी फोर्ड का एक कोट है कि अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि उन्हें क्या चाहिए उस टाइम, तो वो कहते कि हमें फास्टर हॉर्सेस चाहिए, क्योंकि उस टाइम हॉर्सेस ज़्यादा चलते थे। वुमन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्या है एग्जैक्टली? What is truly women empowerment in context to laws? कि अगर कोई भी महिला सड़क पे चल रही है, जॉब के लिए जा रही है, वो किसी और काम से जा रही है, how safe the woman is feeling? So as we can see कि जो लॉज बनाए गए उनकी हेल्प के लिए हैं, पर कहीं ना कहीं वो रियल एम्पावरमेंट लेके नहीं आ रहे। तो जो पहला लॉ है कि आपको 6 महीने की पेड लीव मिलेगी, पर जो चीज नहीं ध्यान में दी जाती या जिस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिलाया जाता वो ये है कि ये पेड लीव दे कौन रहा है। अच्छा। तो ये पेड लीव का पेमेंट कौन कर रहा है। और कुछ लॉज ऐसे भी हैं यहाँ पर सतनाम जो बनाए उनके एम्पावरमेंट के लिए हैं, पर इतना मिसयूज हो रहा है उनका कि वो मेंस की मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं टोल आ रहा है। सो 498A में आप देखेंगे अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है कि 75% केसेस आर फॉल्स। Can you imagine? But problem क्या आती है? We have judge system in our country. हमारे पास पूरी कंट्री में हार्डली 20 से 25,000 जजेस हैं। Along with jury trials, mostly all developed countries have right to recall also. Okay. What is that? जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वोट वापस लेने की क्षमता। इस सिस्टम जैसे या जूरी कोर्ट जैसे वोट वापसी जैसे कानूनों पे बात होनी चाहिए और उनको रियल एम्पावरमेंट से लिंक करके देखना चाहिए। इन द एंड जो भी प्रॉब्लम आती है उसके आखिर में कानून ही बैठा होता है। वेलकम। आज की हमारी गेस्ट हैं सतनाम कौर। सतनाम कौर एक इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, फैसिलिटेटर हैं और जो राइट नाउ परस्यू कर रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी को। सतनाम कौर एक डिज़ाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर भी हैं। वेलकम सतनाम। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच। सतनाम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी बताइए, देन वी विल स्टार्ट विद अवर टॉपिक। श्योर। सो अमिता जी, मैं पिछले 18 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हूँ। मैंने कंपनीज़ लाइक IBM, ह्यूएट, एयरटेल के साथ काम किया हुआ है और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरी कास्ट 24 थी जहाँ पर मैंने एज अ ट्रेनिंग मैनेजर काम किया हुआ है। और पिछले 8 साल से मैं एज अ फ्रीलांस ट्रेनिंग कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। एंड सो फार आई हैव वर्कड विद मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट सेक्टर्स। एंड ईच मंथ आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट 150 to 200 new trainees and new learners. So that has been my journey. एंड एज यू मैंशन कि मैं डिज़ाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर हूँ, तो जी मैं डिज़ाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर भी हूँ, क्योंकि डिज़ाइन थिंकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो ह्यूमन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को लेके अप्रोच करता है रादर देन प्रॉब्लम सेंट्रिक। सो दैट इज़ ऑल्सो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। एंड इसके साथ ही जब मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। And that is when I started pursuing my MA in psychology, and right now I'm in my final year of clinical psychology. Okay, wow, we are really obliged कि आप यहाँ पे बैठे हो हमारे साथ। और आज का डिस्कशन जो है हमारा मेनली है लॉस का रोल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जी। और सबसे पहले हम डिज़ाइन थिंकिंग को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बोला डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर आप काम करते हैं, राइट? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए व्हाट एग्जैक्टली डिज़ाइन थिंकिंग इज। श्योर। सो डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी अप्रोच है जो कि ह्यूमन सेंट्रिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। Okay. यानी आप किसी भी प्रॉब्लम को जब रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप एंड में जो एंड यूज़र है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, सर्विसेज का हो, या आप देश में कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छा, okay. उसका हो, उसका जो सेंटर है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। यानी एंड में उसकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो अनसेड नीड्स हैं, क्या उसको भी ध्यान में रखकर सर्विसेज, लॉज या प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है।
एट द सेम टाइम डिज़ाइन थिंकिंग इंश्योर करता है कि जो बन गया वो बन गया नहीं है, इट इज़ ऑलवेज एवर इवॉल्विंग, यानी हमेशा इवॉल्व होता रहता है बेस्ड ऑन द इनपुट। तो मोबाइल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिस तरीके के मोबाइल हमारे पास शुरू में थे, बट विद टाइम अब मोबाइल एक लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ हमारी नीड के अनुसार वो बदलता गया, राइट। सो दैट इज द रीजन डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं, रूट कॉज उसका ढूंढते हैं और सॉल्व करते हैं। बट डिज़ाइन थिंकिंग में हम देखते हैं कि कैसे यूज़र या जिस पे भी हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे या लेके आएंगे, जिसके लिए भी प्रोडक्ट सर्विस, या हम लॉ की बात करने वाले हैं तो लॉ, तो कैसे उस वो समय के साथ उसको इवॉल्व करना है ताकि वो और बेहतर होता रहे। और इसका कोई एंड नहीं होता, तो इसलिए ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया और छोड़ दिया। हाँ जी, इसमें हम ऑन गोइंगली चेक करते रहते हैं कि भाई ये जो हमने लागू किया है वो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो पाया है, और इसकी रिजल्ट जैसे हम सोच रहे थे वैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ जी, और अगर हमें यूज़र इनपुट ज़्यादा मिलता है और डेटा ये बताता है कि जिस तरीके की इंटेंशंस या जिस तरीके का रिज़ल्ट देखने के लिए हमने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था वैसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर उस पर दोबारा से काम शुरू हो जाता है। तो इसके 5 स्टेजेस होते हैं, और तो हर स्टेज पे हम चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसमें जो मेरा फेवरेट स्टेज है वो एम्पैथी है। अच्छा, कि एम्पैथेटिक होके ह्यूमन लेंस से प्रॉब्लम को देखना, राइट। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगी। तो हेनरी फोर्ड का उदाहरण है ये। तो हेनरी फोर्ड का एक कोट है कि अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि उन्हें क्या चाहिए उस टाइम पे, हेनरी फोर्ड हम जानते हैं कि उन्होंने जो उस समय $8,000-9,000 की कार पड़ती थी यूएस में, उनके इन्वेंशंस के कारण या उनके इनिशिएटिव्स के कारण वो सीधा $2,000 की क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने देखना शुरू किया कि कैसे आम आदमी को भी ये मिल पाए, आसानी से मिल पाए। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना शुरू किया। तो उन्होंने पूछा कि मैंने ऑब्जर्वेशन से जाना कि लोगों को कार महंगी पड़ती है, पर अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते कि हमें फास्टर हॉर्सेस चाहिए, क्योंकि उस टाइम हॉर्सेस ज़्यादा चलते थे। लोग ये शायद नहीं कह पाते कि हमें सस्ती गाड़ियाँ चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार यूजर्स को भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए, एग्जैक्टली उनकी नीड क्या है। तो डिज़ाइन थिंकिंग ऑब्जर्वेशन पे, एम्पैथी पे बहुत ध्यान देती है कि ऑब्जर्वेशन से क्या निकल के आ रहा है, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे फिर डिज़ाइन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन का जो रादर डिज़ाइन है वो बदलता रहता है। ओके, वाओ। तो मतलब आप अपना माइंड चला करके देख रहे हो कि जो प्रॉब्लम इस समय है लोगों को, उसके हिसाब से क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, एंड देन उसमें लोगों के साथ एम्पैथी करते हुए कि इनको कैसे इवॉल्व किया जा सकता है, राइट। क्योंकि उनकी थिंकिंग तो वही है ना, वो तो जो सामने देख रहे हैं वो वहां से ही चीजों को देखेंगे, और शायद वही जैसे आपने बताया कि वो बड़ा तेज भागने वाला घोड़ा ही ढूंढ रहे होते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गाड़ी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि मैं सबसे पूछती हूँ जब मैं डिज़ाइन थिंकिंग की वर्कशॉप ले रही होती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सड़क पे आके एक धरना दिया कि हमें मोबाइल बैंकिंग ऐप चाहिए? किसी ने नहीं दिया, राइट। ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, ये एक साइंटिफिक एडवांसमेंट था, और ये ऑब्जर्वेशन से आया कि अभी तक जो बैंक के बाहर लंबी क्यू लगती है, इस क्यू को ही कैसे हटाया जाए, रादर देन हम टेबल बिछा दें और लोग आराम से बैठ के वेटिंग करें, इसको हटाया कैसे जाए। तो फिर मोबाइल बैंकिंग और एप्स का एवोल्यूशन हुआ। सो द पॉइंट इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम इन डिजाइन थिंकिंग वी से that user will not know what they need, and that would come from observation. और इसी को बेस बनाते हुए हम लॉज की भी बात करेंगे कि काफ़ी सारे लॉज हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं, और उसको काफ़ी ग्लोरीफाई करके भी दिखाया जाता है कि ये सच में वुमेन एम्पावरमेंट करने वाला है, या वुमेन को सेफ्टी देने वाला है, उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला है। बट अगर हम कीन ऑब्जर्वेशन करें तो उसकी बहुत डार्क साइड्स हैं जिसकी बात नहीं होती,
में, और क्योंकि बात नहीं होती है इसके कारण गवर्नमेंट में इनपुट नहीं जाता है। तो एक बार एक लॉ इम्प्लीमेंट हो गया और वो हुआ ही रहता है, कभी उसको, और मतलब आप देखिए ना कितने लॉज हैं जो सालों साल उसमें कोई बदलाव नहीं होता है ना। तो वो क्यों नहीं है ऐसा, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है, जीवन जीने का ढंग बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, और सिटीजन्स की नीड्स बदल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर लॉज क्यों नहीं बदल रहे। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो बने हुए लॉज हैं उसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्या है एग्जैक्टली, है ना, और क्या है वुमेन एम्पावरमेंट। सो मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताना चाहूँगी, जो हम, आपका प्रश्न है कि वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्या है, तो मुझे लगता है कि अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो डेफिनेटली इन एवरी कंट्री, इवन इन यूएस विच इज़ अ वेरी एडवांस कंट्री नाउ एंड वे एडवांस देन अस, इवन 200 और 300 ईयर्स बैक, तो उसमें भी वुमेन का जो रोल था वो हमेशा एक कन्फाइंड रोल देखा जाता था कि वो गृहस्थी देखे और बच्चे बड़े करे, है ना, जबकि वुमेन वाज एज इंटेलिजेंट एज मेन। तो अगर मैं ज़रूर चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को अगर हम बाद में दिखा पाएँ कि जब मैरी क्यूरी ने इन्वेंशन किए थे, तो जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, शी वाज द ओनली वुमेन सिटिंग एंड नोबडी कुड रिकग्नाइज that there is a female sitting among so many, around 25-30 odd Nobel Prize winners, all male, right? So that means women was always as intelligent as men, but role एक confined करके रखा गया था, और उस confinement के कारण कहीं ना कहीं एक inferior तरीके से हमेशा उन्हें देखा गया। तो वो चेंज कैसे हो, वो उसको भी चेंज करने के लिए फिर लॉज का ही सहारा लिया गया। तो काफ़ी सारे लॉज आए, बाकी कंट्रीज़ में भी आए, जहाँ वुमेन को वोटिंग पावर मिला, जहाँ वुमेन के लिए सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाना शुरू किया, जहाँ वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, ताकि एक कन्फाइंड रोल में वुमेन ना जिए, जो भी उसकी अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको वो रियलाइज कर पाए। और इसी के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज हमें पता है कि कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेशन शुरू से रहा है, इसीलिए ये शब्द भी है हमारे पास, मैन मेड, राइट? सो व्हाई वुडंट वी से ह्यूमन मेड, वी से मैन मेड, बिकॉज मैन वाज द वेरी कॉमन वर्ड दैट यूज्ड टू यूज, बिकॉज मैन वाज देयर आउट देयर, you know, in factories, it was out there in scientific inventions everywhere. But then as you know, laws got improved and women was given more and more power, women also started participating. And अगर आप देखेंगे हमारे भी खुद के कंट्रीज में इतने अमेजिंग वुमेन साइंटिस्ट रहे हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, वंस दे स्टार्टेड रियली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि वुमेन भी is as intelligent as any other gender, right? So that is the reason continuous women empowerment is very much important. But if you ask me, you know, what is truly women empowerment in context to laws, तो मैं ये कहूँगी कि true women empowerment मेरे according है कि अगर कोई भी महिला, आम महिला सड़क पे चल रही है, जॉब के लिए जा रही है, वो किसी और काम से जा रही है, how safe the woman is feeling, especially if something happens to her by a person in position. That can be anybody, a politician, a person in police, you know, anybody in position. If anything wrong is done by a person of position to her, how safe does she feel that she can go to a police station and file a complaint and the culprit would be given transparent and quick justice, or the victim would be given transparent and quick justice and culprit would be behind the bars fast. अगर वो ऐसा फील करती है तो ही वो सच में एम्पावर्ड है, क्योंकि उतना ही चाहिए, बाकी के काम तो वो खुद ही कर सकते हैं ना। अगर लॉ उसको ये एम्पावरमेंट दे रहा है कि आप रोड पे निकलो, अब आप काम के लिए जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, आप किसी रिसर्च के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए बाहर निकल सकते हो, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। तो वो उसके लिए एम्पावरमेंट है। अगर आप उसके लिए स्किल सेंटर खोल रहे हैं, आप उसके लिए अलग से कोई स्पेस बना रहे हैं, वो एडिशनल चीज़ है। बेस में अगर आप मान लीजिए आपने बहुत सारे स्किल सेंटर खोल दिए हैं, वुमेन को स्किल करें
करेंगे, आपने वुमेन के लिए अलग से टॉयलेट्स बना दिए हैं, आपने वुमेन के लिए बसेस चला दी हैं, ये सब किया है, बट फिर भी लॉ इम्प्रूव नहीं किया कि अगर इन सबको करते वक्त आप किसी पर्सन इन पावर या मोर पावरफुल पर्सन या कोई भी जो पोजीशन में है, अगर वो आप किसी भी तरीके से आपको सेक्सुअल मोलेस्टेशन है, फिजिकल हरासमेंट है, मेंटल हरासमेंट है, अगर होता है तो उनको त्वरित न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। So तो वो न्याय पे हमने उतना काम नहीं किया, हमने उनका स्किल सेंटर्स और ये सब बना दिए जो कि बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यही ट्रू एम्पावरमेंट है कि अगर मैं घर से बाहर स्टेप आउट हो रही हूँ तो मेरी फैमिली ये नहीं कह रही कि 9 बजे तक वापस आ जाना बेटा, रोड सुनसान हो जाती है, क्योंकि वो बेटे को ये नहीं कहती। तो इसलिए नहीं कहती कि मेरे परिवार की मानसिकता खराब है कि भी बेटों को तो आपने बहुत दिया हुआ है और बेटियों को नहीं, उनको पता है कि लॉ ऐसा नहीं है कि अगर मेरी बेटी के साथ मोलेस्टेशन होता है तो मैं तुरंत हाउ easy I will feel कि चलो बेटा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाते हैं, right they don't feel, we even don't feel, right, we would try to think कि चलो बेटा मत निकला करो, हम easy solution ढूंढते हैं, ऐसे कपड़े मत पहनो, बाहर मत निकलो, लड़कों से बात मत करो अनजान, ये सब easy solutions हैं। हम क्यों देते हैं अपनी बेटियों को, या परिवार वाले क्यों ऐसी नसीहत देते हैं, क्योंकि उनको पता अगर कुछ हुआ तो हम पुलिस स्टेशन जाके इजीली रिपोर्ट नहीं लिखवा पाए। और हमारे पास हजारों ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने देखा है कि रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई जाती है। स्पेशली मैं फिर दोहरा रही हूँ, अगर किसी भी आम औरत के साथ पर्सन इन पोजीशन के थ्रू कुछ होता है ना, तो दैट इज एज पर मी दैट इज ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट। जब वो होता है उसके बाद आप उनके लिए स्किल सेंटर खोलिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज दिखाइए, वो सब ग्रैब करने जाएंगी। तो ये नहीं है तो वो उसका कोई फायदा ही नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मतलब यू आर सो राइट कि इसीलिए शायद घर वाले, परिवार वाले कई बार बंद कर देते हैं वुमेन को, बाहर निकलने नहीं देते हैं कि आप बाहर जाओगे आपके साथ कौन क्या करेगा पता नहीं है। पर अगर इस तरीके के लॉज होंगे तो लोगों को पता होगा कि हमें सज़ा मिलनी है, और जिनको पता है कि हमें सज़ा मिलनी है तो वो शायद क्राइम की तरफ उतना जाएंगे नहीं। हाँ देखिए, इनकरेज क्रिमिनल कब होता है, जब उसे पता है कि हम आराम से छूट जाएंगे और केस चलेगा सालों साल, और अगर जेल भी बैठे रहेंगे तो जेल की रोटी खा लेंगे, है ना। तो जब उनका ये फीलिंग है, वो फीलिंग आता कहाँ से है, जब वो सोसाइटी में प्रिवेलिंग क्या देखते हैं कि लॉ जो जस्टिस है, लॉ के थ्रू कितना ट्रांसपेरेंट और कितना क्विक मिल रहा है। सही बात है, राइट। जब वो देखते हैं ना ट्रांसपेरेंसी है ना क्विकनेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप हजारों केसेस ऐसे देख सकते हैं, निर्भया का केस या फिर अभी जो कैलकाटा में लेडी डॉक्टर के साथ केस हुआ, ये तो बस 2 केसेस उछले हैं, ऐसे 100 केसेस पूरी कंट्री में रोज होते हैं, तो उनपे कोई बात क्यों नहीं करता है, राइट। तो ये मानसिकता से ज्यादा पेरेंट्स का ये डर है कि भाई हमारे को लॉ सपोर्ट करने वाला ज्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं लॉ मेकर्स के खिलाफ बोल रही हूँ, बट हमें पता है, डेटा कहता है ये। नहीं बिल्कुल सही बात है। सो दैट इज रादर दिस पॉडकास्ट के थ्रू तो मैं हम लॉ पे ज्यादा चर्चा करके लॉ मेकर्स को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सही बात है, हाँ। एज अ वुमेन हम क्या चाहते हैं कि रियल एम्पावरमेंट हमें क्या दिया जाए। सही बात है, मर्दों को भी कोसने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। हम अगर उनके खिलाफ झंडा लेके खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना हेल्प नहीं कर रहे हैं आपको ये देखना है कि कहाँ से बेसिक्स कहाँ से आ रहे हैं, बेस प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। बिल्कुल अगर लॉ ही नहीं है सही तो फिर तो अगला बंदा, ठीक है, यू कांट से, जैसे कि अब हम वुमेन के लॉज की बात करेंगे तो हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द अदर वे राउंड, वो मैन को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अमिता जी, मैं 2 चीज़ों की यहाँ ज़रूर बात करना चाहूँगी, और ये काफ़ी चीज़ों से काफ़ी चीज़ों से लिंक करता है फिर। तो जो पहला लॉ है जो आज से शायद 7 या 8 साल पहले बनाया गया था वुमेन के लिए, गवर्नमेंट ने बनाया था कि आपको 6 महीने की पेड लीव मिलेगी। और आज तक उसके ऊपर हज़ारों वीडियोस बन चुके हैं कि ये सच में वुमेन एम्पावरमेंट किया है। आराम से वुमेन कैन नाउ बी विद द इन्फेंट, अपने बच्चे के साथ 6 महीने बिता सकती है विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग जॉब और विदाउट द फियर ऑफ नॉट गेटिंग सैलरी एट ऑल। सो सरफेस पे ये सच है, और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही सुविधाएं जो हैं, जो स्पेशली आम औरतें हैं, उनको जब बच्चा
बच्चा होता है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, और उसमें भी अगर उसको जॉब में सैलरी ना मिले तो और भी जो असुविधाएं हुए वो बढ़ जाएंगी। तो देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यही मैं आपसे कहने वाली थी कि ये लॉ तो आई थिंक रियल एम्पावरमेंट का लॉ होना चाहिए। हाँ, देखने में ऐसा लगता है, लगता तो ऐसे ही पर हम डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहे थे तो इसी पे दोबारा आते हैं कि एक प्रॉब्लम थी कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के, अपने इन्फेंट के साथ, नवजात शिशु के साथ कैसे बिता पाएं ताकि एक हेल्दी सोसाइटी, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल का सिटीजन है ना। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ अपने, बिकॉज आई एम अ काउंसलर ऑल्सो, तो मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप बच्चे नहीं बड़े कर रहे हैं, आप सिटीजन्स को बड़ा कर रहे हैं। सो व्हेन यू कीप दैट इन माइंड तो आप खुद भी हेलमेट पहनेंगे और बच्चे को भी पहनाएंगे। जब आपको लगता है मेरा बच्चा है और मतलब, तो आप सारी सुविधाएं देंगे बिना ये सोचे कि कल को ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा नहीं बनेगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो नवजात शिशु है वो कल का सिटीजन है, तो ऑफ कोर्स हमारे देश में नवजात शिशुओं की डेथ रेट काफ़ी हाई है, स्पेशली जो टियर 3 सिटीज़ हैं या फिर जो गांव देहात कस्बे हैं, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं उतनी नहीं मिल पाती हैं। तो अगर उनको 6 महीने की लीव मिलती है तो वो अपने बच्चे का बेहतर ढंग से ध्यान रख पाएंगी। पर जो चीज़ नहीं ध्यान में दी जाती या जिस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिलाया जाता वो ये है कि ये पेड लीव दे कौन रहा है। अच्छा। तो ये पेड लीव का पेमेंट कौन कर रहा है? ये पेड लीव का पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, राइट? अब आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव को समझिए, और इसी को हम अगेन डिजाइन थिंकिंग में हर यूजर के पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयर को एज अ यूजर देखते हैं इस चीज़ का और आप उसका पर्सपेक्टिव समझते हैं, तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच इज़ लाइक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। बट जो 50 से 500 की ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच इज़ अ स्मॉल फैक्ट्री और maybe a startup or things similar to that, उनके वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वो इस चीज़ को ऐसे देखते हैं दैट हमने अपनी तरफ से आपको पूरा एम्पावर किया है, हमने जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट की, हमने आपको हायर किया, हमने PF कंट्रीब्यूट किया, हमने मेडिकल इंश्योरेंस आपको दिया, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गिव मील फैसिलिटी ऑल्सो, हमने आपको पूरा मतलब सब कुछ दिया जो हम एक मेल एम्प्लॉय को देंगे। बट नाउ वी हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ यू and for those 6 months, 6 months, right? 6 months pregnancy also, right. तो उनका जो अल्टीमेट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो चाहे सर्विसेज का हो या गुड्स का हो, वो अल्टीमेटली बढ़ता है इससे। एंड नो एम्प्लॉयर वुड कम आउट एंड से दिस, बट अ लॉट ऑफ वुमेन दैट आई हैव बीन इन टच विद, दे हैव कंफर्म्ड कि या तो वो वापस ही नहीं जा पाए जॉब पे, किसी न किसी वजह से उनको जॉब वापस ही नहीं दिया, या जब पता चला कि वुमेन इज प्लानिंग अ चाइल्ड तो उनकी हायरिंग ही नहीं हुई। अच्छा, okay. या फिर जब पता चला वुमेन इज प्रेग्नेंट तो कुछ न कुछ करके उनको जॉब से रिजाइन करवा दिया गया या कुछ भी। तो ऐसे बहुत महिलाएं हैं जिस पे इसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट जो है वो लॉ तो गवर्नमेंट ने बनाया है, पर कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, राइट? एंड वी ऑलरेडी नो द कंडीशन ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, राइट? हाउ मच आई मीन रियली स्ट्रेंथेंड इट इज। एंड उस पे भी अगर हम फैक्ट्री के जो मालिक हैं या फिर जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं या जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ही बोले कि अब आप ये भी कॉस्ट बेयर करो, तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, और जिसके कारण धीरे धीरे कई वुमेन प्रभावित होती हैं। उनको डर लगता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये 6 महीने की सैलरी तो दे देंगे बिकॉज लॉ है, वापस मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इन बिटवीन कुछ और बहाना करके मुझे निकाल तो नहीं देंगे। हायरिंग के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ऑफ कोर्स कहीं पर ये शो नहीं होता है कि हम पूछ रहे हैं, हर कोई नहीं बताएगा कि हम पूछते हैं, बट हर कोई पूछता है कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक वुमेन जिसमें बहुत पोटेंशियल है, just because if she is honest that I am doing a family planning, she will not be hired. Right. Chances are very high that she will not be hired. Some organizations will, ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा करेगा, but especially जो small to medium organizations हैं, startups हैं, वो most probably नहीं हायर करेंगे। It's a human tendency कि before you give me your services, if I have to give you something beforehand, it's a loss to me, right? Organizations charity नहीं है, NGO नहीं है, and they definitely look at profit and loss, right? तो अब आप
मे बी आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तो फिर इसका किया क्या जाए। तो सबसे पहले मैं ये आपको फिर से ये समझना चाहूँगी कि आप ये कह रहे हो कि जो लॉज बनाए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गए हैं सरकार की तरफ से, पर एक्चुअली वो एम्पावर कर नहीं रहे हैं, उनके लिए तकलीफ ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर के ऊपर काफ़ी सारा यहाँ पर बर्डन आ गया है, उनके लिए ऑब्लिगेशन हो गई है कि वो इसके लिए पे करें। और काफ़ी सारा नहीं भी हो, मैं कहती हूँ थोड़ा ही हो, पर फिर भी ये एक ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर। अब कई लोग बोलेंगे अरे नहीं क्या एक साथ सारी महिलाएं जा रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 महिलाएं भी अगर प्रेगनेंसी लीव पर हैं, ये एक ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, राइट, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस के साथ फाइट करके चल रहा है, उसके लिए ये भी ऑब्लिगेशन है। सो जब ये ऑब्लिगेशन है तो अब उनके पास गवर्नमेंट को अपनी बात रखने का तो कोई साधन नहीं है, राइट, कि भी आप हमारी भी बात तो सुनिए, सही बात कि भाई हम ये चाहते हैं कि नहीं चाहते, राइट, ऐसा नहीं है। तो वो अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो लॉज अपने आप आ जाते हो जाते, वो कभी पूछते नहीं है कि जिनके लिए वो लगा रहे हैं क्या वो रेडी हैं भी कि नहीं है रेडी, या उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट, राइट, गवर्नमेंट को, हाँ राइट, उनको क्या सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, दैट्स सो ट्रू, राइट। सो पर हमें पता है कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है, प्रेग्नेंट अगर लेडी होगी तो उसको लीव भी चाहिए, और साथ के साथ क्योंकि यही उसका ब्रेड एंड बटर है तो उनको जॉब भी चाहिए। तो ऐसे में व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, अब आप बताइए हमारे। वेरी नाइस, थैंक यू। तो अक्सर मैं कहती हूँ कि अमिता जी, प्रॉब्लम्स की डिस्कशन हर सोशल मीडिया पे होती है। पीपल विल कम डिस्कस अ प्रॉब्लम एंड देन से I hope things will get better, I hope it will reach somewhere, पर हम यहाँ पर सोल्यूशन की बात, कॉन्क्रीट सोल्यूशन की बात करने आए हैं। और ये जो सोल्यूशन है ऑफ कोर्स किसके थ्रू जा सकता है हम ये भी बात करेंगे। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि स्टेट ने ये डाला है कि भाई, या गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है या लॉ बनाया है कि 6 महीने की पेड लीव मिलनी चाहिए। एक्चुअली दिस शुड बी states and government's responsibility. They should be saying that in any organization, small or big, if a woman is going for this 6 months leave, we would be paying for that. We would pay the woman. अब इसमें women की भी job safe हो गई, employer को भी कोई problem नहीं है, employer भी कह रहा है कि ठीक है, I don't have to pay, you go on leave and you come back, your position will be saved. Right? So if state takes the responsibility, which it should, because it's taking care of women empowerment majorly is state's responsibility through laws, because state ही laws implement करती है, आम नागरिक नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर स्टेट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम ये पे करेंगे, देन बोथ द पार्टीज आर हैप्पी, एम्प्लॉय भी हैप्पी है, एम्प्लॉयर भी हैप्पी है। अगर आप 6 महीने भी नहीं देना चाहते, आप 50% भी दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं 50% विल पे यू। इन लॉट ऑफ कंट्रीज वुमेन गो ऑन लीव एंड दे आर नॉट पेड एनीथिंग, बट यहाँ पर इसको ऐसा दिखाया जाता है कि वाओ, दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग। इट इज एन अमेजिंग थिंग, बट वी हैव टू सी हु इज bearing the obligation of, who is bearing the obligation or who is paying for it. But अगर स्टेट को लगता है तो स्टेट को पे करना चाहिए। स्टेट और भी तरीके से कर सकती है, जैसे कह सकती है कि आप अगर 5 साल से वर्किंग हैं और आपने टैक्स पे किया है, विल गिव यू योर टैक्स बैक, दैट विल सपोर्ट यू एज अ मॉनेटरी थिंग, विल गिव यू 50%, विल गिव यू 75%, 100% तक, वट एवर इज द केस, डिपेंडिंग ऑन वट इज द सैलरी, विल प्रोपोर्शनली भी हम दे सकते हैं। तो अगर ये स्टेट करती है तो उस हिसाब से दोनों ही सच में एम्पावर्ड फील करते हैं। ना तो एम्प्लॉयर को ये पूछने की ज़रूरत है आप फैमिली तो नहीं प्लान कर रहे, या फिर मिड वे प्रेगनेंसी में किसी ने किसी बहाने से निकाल दिया, हायरिंग नहीं की, ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्लिगेशन उनका है ही नहीं। राइट, सो दैट मीन्स कि तब आपका रियल एम्पावरमेंट, ट्रू एम्पावरमेंट होगा, तब एम्प्लॉयर भी नहीं डरेगा वुमेन को हायर करने में, ये नहीं सोचेगा कि कहीं ये शादी तो नहीं कर लेंगी, कहीं ये प्रेगनेंसी तो नहीं प्लान कर रही हैं, एंड दे विल गेट देयर रियल जो भी उनका हक है, जो बोला जाए। एब्सोल्युटली, हक क्यों है? क्योंकि वी ऑल आर टैक्स पेयर्स। ऑफ कोर्स मे बी एज अ वुमेन वी गेट मोर रिबेट्स देन मेल, बट देन वी डू पे टैक्स, सो इट इज एक्चुअली शुड बी फंडेड बाय स्टेट। स्टेट को ही ये फंड करना चाहिए, ना कि एम्प्लॉयर को। इससे बहुत सारी जो तकलीफें हैं जो वुमेन को हायरिंग में अभी आ रही हैं, वो ऑटोमेटिकली वन स्टैंड में खत्म हो जाएंगी।
और इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ही नहीं चाहिए। सीएम को सिर्फ गैजेट में लिखना है कि आज से लॉ में ये चेंज हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स इफ इट रिक्वायर्स डिस्कशंस इन हाउसेस देन दैट कैन आल्सो बी डन, बट द पॉइंट इज ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर का होने से वुमेन के ऊपर बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, और ये कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा। बिकॉज सी अगर मैं 6 महीने की मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मुझे, और मेरे सामने या मेरे से पहले मैं देख चुकी हूँ कि 1-2 वुमेन के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं तो स्ट्रेस में रहूंगी कि बब्बी पता नहीं अब मेरे साथ भी ऐसा ना हो। देखा भी विल दे एवर से दे विल मेक अ बेस, नो कुछ भी तो बोल सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, आप टीम के साथ नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ भी कह के दे कैन बी आस्क्ड टू लीव, राइट? एंड दैट इज सच अ मेंटल स्ट्रेस फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन और somebody who is planning to get pregnant, right? That is such a mental stress. So as we can see कि जो लॉज बनाए गए उनकी हेल्प के लिए हैं, पर कहीं ना कहीं वो रियल एम्पावरमेंट लेके नहीं आ रहे। और कुछ लॉज ऐसे भी हैं यहाँ पर सतनाम जो बनाए उनके एम्पावरमेंट के लिए हैं, पर इतना मिसयूज हो रहा है उनका कि वो मेंस की मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं टोल आ रहा है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट दोज लॉज एज वेल। एक तो शायद दहेज वाला जो लॉ है 498A, राइट, उसका मिसयूज बहुत हो रहा है, उसके बारे में बताओगे आप? सो अमिता, मैं लॉस के बारे में काफ़ी पढ़ती रहती हूँ और मैं सबसे पहले देखती हूँ कि इसके लूप होल्स कहाँ हैं, क्या ये लॉ इम्प्लीमेंट लूप होल्स को देखते हुए किया गया है कि नहीं, राइट? अगर लूप होल्स को वैसे ही छोड़ दिया गया है तो मिसयूज की कोई हद ही नहीं होती है, राइट? सो 498A में आप देखेंगे अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है कि 75% केसेस आर फॉल्स। कैन यू इमेजिन? 75% केसेस फॉल्स हैं, राइट? एंड हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं और जहाँ पर इक्वल एम्पावरमेंट या इक्वल मेंटल हेल्थ सबका ठीक नहीं होता है, तो एक जेंडर का ठीक है और दूसरा उससे त्रस्त है, तो वो ट्रू सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ट्रूली, राइट? एंड दैट्स अ रीज़न 498 में अगेन वही है कि भाई कितने फॉल्स केसेस हैं, बट आप मतलब सुनना ही नहीं है, तुरंत उठा के वो ले जाएंगे केस, पूरी की पूरी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। इसके लॉ में है क्या ऐसा? तो इस लॉ में एक सिंपल चीज़ है कि अगर आप केस दर्ज करते हो तो पूरी की पूरी, एंड आप फैमिली मेंबर्स का नाम भी इसमें लिख सकते हो, तो पूरी की पूरी फैमिली कैन बी बिहाइंड द बार्स एंड बिना ज़्यादा छानबीन किए, बस डॉरी का केस अगर विमेन ने कह दिया कि मेरे साथ कह दिया है तो वो हो जाएगा। आप कई लोग बोले कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, पर अगर इतना बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता, इतना बढ़िया जजमेंट आ रहा होता, तो 75% केसेस फॉल्स कैसे निकलते? सही बात है, राइट? एंड दैट इज द रीजन 498 इज वेरी गुड। क्यों? इन अ वे कि भाई अगर मेरे पर दहेज का मामला है, क्योंकि हमने देखा है कई 100 सालों से दहेज को लेके वुमेन प्रताड़ित हुई है, राइट? तो ये फिर सामने आया, पर इसमें हमें पहले राउंड में तो ठीक है, वुमेन ने लिखवा दिया और पूरी फैमिली में जिसका भी नाम लिखवाया वो भी अंदर जाएंगे सारे, हस्बैंड भी जाएगा, वो सब है। वो वुमेन कैन फील वेरी एम्पावर्ड कि देखो मैंने बोला और ऐसा हुआ, या मैंने कंप्लेंट लिखवाई और ऐसा हुआ, और इन्वेस्टिगेशन जो भी है चल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आती है? वी हैव जज सिस्टम इन आवर कंट्री, राइट? हमारे पास पूरी कंट्री में हार्डली 20 से 25 हज़ार जजेस हैं, और कम से कम नहीं तो अगर आप चेक करेंगे तो 50 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग में चल रहे हैं और चल ही रहे हैं, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी द फिगर दैट आई एम गिविंग इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इज़ नियर बाय दैट ओनली। तो एक जो एवरेज जज है वो अराउंड 2,500-3 हज़ार 4 हज़ार केसेस का बर्डन अपने ऊपर लेके चल रहा है, और जब ये केस उसके पास जाता है तो आप सोचिए कि एवरेज हमारे देश में 3 से 4 साल लगते हैं लोअर कोर्ट के मामलों को कंप्लीट होने में, यानी जस्टिस आने में। और अगर वो हायर कोर्ट में चला जाए, फिर सुप्रीम में चला जाए, तो और भी लंबा समय लगेगा। तो वुमेन ने फर्स्ट राउंड में तो ठीक है, वुमेन को बेनिफिट है जो सीरियसली जिनको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है बिकॉज ऑफ डाउरी, राइट? और जिसने मिसयूज किया है तो उसका तो बेनिफिट वैसे ही है। बट अगर केस चला जाता है तो नाउ दिस लेडी हैज़ टू गो अगेन एंड अगेन
केस की हेयरिंग के लिए, 4 से 5 साल कहीं नहीं गए। अब वो द सेम लेडी, उसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ रही है? सही। वो अपने वर्क प्लेस पे कहाँ प्रोडक्टिव हो पाएगी? उसके दिमाग में चलेगा नेक्स्ट हेयरिंग क्या है, अब मैं नेक्स्ट पे जा बोला, फिर गए कोई आया नहीं, फिर नेक्स्ट हेयरिंग आ गई। सो मेनी प्रॉब्लम्स, उसकी करियर प्रोग्रेशन रुक गया, उसने कुछ आगे पढ़ाई करनी थी वो नहीं अच्छे से कर पाई, या वो अपनी लाइफ आगे चलाना चाहती थी, मूव ऑन होना चाहती थी, वो भी नहीं कर पाई। 5-6 साल स्टक हो गई, उसके जो ईयर ऑफ प्रोडक्टिव इयर्स होते हैं ग्रोथ, वो वहीं पर खत्म हो गए। दैट्स सो ट्रू सपना। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने भी समझा है कि जो वुमेन एक्चुअली में अपने ऊपर काम करना चाहती हैं, ग्रोथ की तरफ जाना चाहती हैं, और जिनके साथ एक्चुअल में हो रहा होता है, जो विक्टिम होती हैं, वो तो कई बार केस फाइल नहीं करती, क्योंकि अगर मैंने किया तो मैं फंस जाऊंगी। इट्स बेटर कि मैं कोई ऐसा रास्ता इजी निकाल लूं कि मैं इन लोगों से भी दूर रहूं, और मैं अपना, और जिनको अड़ंगे अड़ाने होते हैं, जिनको फायदे उठाने होते हैं, और जो शायद ऐसे में वो वुमेन ज्यादा फाइल करती हैं। ये वुमेन की बात नहीं है एक्चुअली। अगर लॉ खराब है तो कोई भी, हर सिटीजन उसका फायदा उठाएगा, अगर है तो फायदा उठाएगा, जिसको फायदा उठाना है वो उठाएगा, और जिसको एक्चुअल चाहिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो एक्चुअली में जिसको उस लॉ से बेनिफिट होगा, वो मैं आपको अपने घर की कुक का एग्जांपल देती हूँ। शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड शी हैज 2 daughters एंड 1 son। तो एक डॉटर उसकी 1 साल की है। तो हस्बैंड काफ़ी मारते पीटते थे उसको, और काफ़ी वही जो पैसा नहीं कमाना, और 2 बेटियां कैसे हो गई, और ये सब का प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट करते थे। तो मतलब 5 साल उसकी शादी चली, और हर बार पेरेंट्स जाते थे उसको छुड़ाने, मार पिटाई हो रही होती थी जब, तो उन्होंने अब अलग करवा दिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपका डिवोर्स हो गया? उसने लिटरली मुझे यही बोला, दीदी वो क्या होता है? मैंने बोला कि आप अपने हस्बैंड से मतलब पेपर पे अलग हो गए, आपका तलाक हुआ है? तो उसने बोला नहीं दीदी, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, कौन तलाक के लिए जाएगा, हमने तो बाहर ही बात कर लिया। तो उन्होंने मुझे कुछ 50,000 रुपये दिए हैं। अब सोचिए कि एक वुमेन जो दिल्ली जैसे शहर में कुक का काम कर रही है, उसको अपने बच्चों को पालने के लिए 50,000 रुपये मिले हैं बाहर, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप कोर्ट जाओगे तो ये मामला 10 साल चलेगा, तो आपको 10 साल का कोर्ट जाना है, जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा, या आपको 50,000 रुपये चाहिए। तो शी चोज 50,000 रुपीज, राइट? द पॉइंट इज वुमेन लाइक हर, शी इज नॉट दैट एजुकेटेड, शी इज फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड। वो कहाँ से लॉयर अफोर्ड करेगी, वो कहाँ से डेट पे डेट जाके करना करेगी? तो जो रियल वुमेन ऑफ लाइक हर है, जिसको एक्चुअली में काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा है, वो उस लॉ का कोई फ़ायदा ही नहीं उठा पाई है। तो पॉइंट ये है कि अगर लॉ गलत है, और अगर गलत लॉ पे लोग गलत काम कर रहे हैं, और उसके बाद न्याय भी आपको ट्रांसपेरेंट और फास्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कैसी सोसाइटी को बना रहे हैं, राइट? तो इसमें अगेन हम उसी बात पर आते हैं कि इसका फिर कर क्या सकते हैं। तो इसमें जो हम मतलब जो मैं देखती हूँ, और मैंने बाकी की डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखा है, कि जज सिस्टम में हमेशा आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि न्याय कभी भी ट्रांसपेरेंट, वो मेल हो फीमेल हो, नहीं मिलेगा। इतने केसेस पेंडिंग रहते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं। कितने केसेस हैं जिसमें गलत रेप केस लगा था मेल के ऊपर, 20 साल के बाद पता चला, और उसको 5,000 रुपये का कॉम्पनसेशन मिला, वो बूढ़ा हो गया। तो आप सोचिए कि वो इंसान जो बाहर जाएगा, तो उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, उसका औरतों के प्रति नजरिया कैसा है, वो क्या देखेगा सोसाइटी में। एक और ये लॉ जो वायलेंस का है, रेप का है, ये भी एक लॉ जो है, इसका भी मिसयूज बहुत होता है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें कहा गया है कि जिस भी महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या वायलेशन हुआ है, उसके अगर उसने जो भी बयान दिया है उसी को सबूत माना जाएगा, राइट? और उनका उसके पीछे का जो चीज़ है वो ये कहते हैं, सिंपल है कि दीज वायलेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और फिजिकल असॉल्ट जो होते हैं वो अक्सर बंद कमरों में होते हैं, तो एविडेंस नहीं मिल पाते हैं। मतलब आज के वैज्ञानिक दौर में आप कह रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट का एविडेंस नहीं मिल पाएगा, तो ये थोड़ी हंसी की बात लगती है, पर ठीक है, वो ऐसा कहते हैं, और ये लिखा हुआ है उसमें। तो इसलिए जो पीड़िता हैं उनका जो बयान है उसी को सबूत माना जाएगा, अगर वो बयान कंसिस्टेंट है। तो कोई भी कंसिस्टेंटली
झूठ बोल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बड़ी है। बात, तो और एक बार बोलने के बाद तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई आप कोई हाँ। ऐसा पर्टिकुलर यंत्र तो यूज नहीं कर रहे हो, वो तो आप उसका बयान ही ले रहे हो। अब इसका मिसयूज कैसे है? इसका मिसयूज इतना भयंकर तरीके से है कि ऑफिस में अब जब ये लोगों को पता है, तो जो मतलब मान लीजिए स्मॉल फैक्ट्रीज हैं या यूनिट्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, मतलब वहाँ पर वुमेन को मे बी किसी बड़े रोल में, उतने बड़े रोल में पहुँचाया ना जाए जितने वुमेन जा सकते हैं। हम आज भी देखते हैं वुमेन बड़े रोल्स पर हैं, राइट। वो SBI के जो चेयरमैन थे, रिटायर्ड, जो यू नो देयर वाज दिस लेडी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, शी वाज अ SBI चेयरमैन। सो ऐसे बड़े बड़े पोजीशन पे वुमेन हैं, बट उतने नहीं हैं जितने जा सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ये डर होता है कि कल को अगर ये मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा देते हैं, मान लीजिए मैंने प्रमोशन नहीं किया या मैंने उनकी कोई आइडिया था एक्सेप्ट नहीं किया, तो अगर बाई चांस होता है, मान लीजिए कोई नहीं करेगा, बट लॉ तो है ना, तो जिसको उसका गलत इस्तेमाल करना है अगर उसने किया तो वो अब अपनी फैक्ट्री या अपने स्टार्टअप की प्रोडक्टिविटी, आइडियाज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ध्यान देगा कि वो कोर्ट के चक्कर काटेगा। एंड दैट पर्सन कैन एक्सटॉर्ट द मनी आल्सो, कि भी आप 50 लाख दो, मैं केस वापस ले लूंगी। और हमारे पास ऐसे बहुत केसेस हैं। आप अखबार उठाइए, रोज रोज आपको ऐसे केसेस पढ़ने को मिलते हैं। एंड देन अगेन कमिंग बैक टू ये रूलिंग का केस है या 498A है, या फिर ये जो हमने सबसे पहले मेटर्निटी लीव की बात की, ये सारे लॉज को दिखाया जाता है कि बड़े एम्पावर करते हैं, पर इनका डार्क साइड डिस्कस ही नहीं होता है और इम्प्रूव भी नहीं किया जाता है। एंड दैट इज अ रीजन कंट्रीज विच हैव ज्यूरी ट्रायल्स। ज्यूरी ट्रायल क्या होता है कि जब आप आम विवेकशील नागरिकों को रैंडमली पिक करके जज के साथ बिठाते हैं और वो केस सुनते हैं, तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट आना ही आना है। क्यों आना है? मान लीजिए किसी पीड़िता के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और वो हमने देखा है कि किसी पर्सन इन पोजीशन के बेटे ने किया है। हमारे पास ऐसे हजारों मामले हैं, है ना, किसी का नाम नहीं लेंगे, बट है पर्सन इन पोजीशन के किसी बेटे ने किया है। आप और मैं, यानी आप और मेरे जैसे आम महिलाएं और बाकी भी आम नागरिक, विवेकशील आम नागरिक, कोई भी नहीं, जब बैठते हैं तो हमें पता है कि हमने इस सोसाइटी में जीना है, और अगर मेरी भी बेटी के साथ कल को हो सकता है ये, या फिर ये लड़की जिसने इस पे इल्ज़ाम लगाया है, सबूतों के हिसाब से या फिर गवाहों के हिसाब से या जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसके हिसाब से लग रहा है कि भाई ये बिकॉज पर्सन इन पावर का बेटा है तो ये एक्सटॉर्ट कर रही है। बोथ साइड भी तो हो सकता है ना, दैट शी कैन डू दैट बिकॉज शी नोज कि वो किसी MLA का बेटा है, तो चलो इसको किसी झूठे मामले में फंसाते हैं एंड पैसे मांगते हैं, या फिर ही कैन डू दैट कि ये बिगाड़ी क्या लेगी मेरा, राइट। बोथ केसेस कैन हैपन। तो जब हम ये केस सुनते हैं तो हमें पता है कि यार हमारे भी घर में बेटे हैं, कल को किसी लड़की ने ऐसा किया तो फिर क्या होगा। तो फिर हम मामले को ध्यान से सुन के, समझ के, अपना व्यू भी जज के साथ दे सकते हैं कि जज का ये व्यू है, हमारा भी ये व्यू है, राइट। एंड सिमिलरली हम लड़की को बारे में भी ये सोच सकते हैं कि यार अगर कल को मेरी लड़की के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। सो वी आर मोर कंसर्न टू गेट फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस देन अ जज who would come in his white car, white ambassador with a red light. He will come, sit there, listen, and go back. He is living in a very different kind of thing. We say they are part of society, but we know, right? I know. कि आम नागरिक और उनका स्टेटस का कितना मेजर डिफरेंस है। So that is the reason jury कोर्ट्स होने चाहिए, जूरी ट्रायल्स होने चाहिए। हमारे देश में होते भी थे पहले, बहुत सारी वजहों से, गलत सही, वो आगे इतना नहीं चल पाए। तो अगर जूरी ट्रायल्स जिस भी कंट्री में आप देखते हैं होते हैं, वहाँ पर ट्रांसपेरेंट और क्विक आता है, और नागरिकों की जब भागीदारी न्याय देने में बढ़ती है तो नागरिकों की अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी भी बढ़ती है। आई गॉट दैट। पर मुझे एक बात बताइए
कि कौन से नागरिकों में आप कैसे डिसाइड कर, विवेकशील इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये नागरिक जो है ये जूरी में जाने लायक है या नहीं है? या हो सकता है कि कुछ नागरिक अपने आप को विवेकशील मान रहे हो, उनको लगे कि अरे इसको तो जूरी में जाने को मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, तो हाउ कैन और कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, न्याय संस्था, मतलब हाउ टू मेक इट हैपन इन आवर कंट्री? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप अभी जो बात कर रहे हैं वो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, राइट? और जो मैं बात कर रही हूँ अभी कि बेसिकली ये चीज़ आनी चाहिए, बट इसका प्रोसीजर ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट ये इसका प्रोसीजर लिख सकती है वो एक और इससे भी पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आपने बात की, ये आप कह रहे हैं कि हाउ डू वी एंश्योर दैट इवन पीपल हु आर कमिंग आर चोजन इन द राइट वे एंड आर द राइट पीपल, यस, बिकॉज इफ दे आर नॉट द राइट पीपल देन इट इज अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग विद जज आल्सो, राइट? तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज सबसे पहले आती है कि along with jury trials, mostly all developed countries have right to recall also. Okay. What is that? जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वोट वापस लेने की क्षमता। तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट और या कोई भी सरकारी जो सरकारी एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है या जो भी उच्च पोजीशन पे बैठे हैं, बाकी कंट्रीज में उनको डायरेक्टली नागरिकों द्वारा चुना जाता है और नागरिकों ही द्वारा हटाया भी जा सकता है। Okay. Right? So in US you would see district health officer, district education officer, superintendent of police को वहाँ sheriff कहते हैं शायद, they all are appointed and can be recalled from their position if they are being unaccountable, भ्रष्टाचारी हो रहे हैं या कोई भी अपनी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, they can be recalled। उनको CM के पास नहीं जाना है, जो हमारी कंट्री में है। कि आप को कहाँ जाके बोलोगे कि भाई मेरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम ही नहीं कर रहा है, लोग इतना कभी मेरे से यहाँ एक्सटॉर्ट होती है मनी, कभी वहाँ ब्राइब मांगी जाती है, मैं कहाँ जाऊँ, राइट? तो नागरिकों को एम्पावर करने के बहुत सारे तरीके हैं और उसमें फिर ऑटोमेटिकली वुमेन भी एम्पावर होती है। तो पहला तरीका है कि नागरिकों को, विवेकशील नागरिकों को ज्यूरी में बिठाया जाए। तो पर उनको तय कैसे किया जाए? तो इससे हम राइट टू रिकॉल की बात करते हैं या वोट वापस लेने की प्रक्रिया की, जो हम मांग, मतलब मैं क्योंकि लॉस पढ़ती हूँ तो मेरी डेफिनेटली लॉ मेकर से ये मांग रहेगी कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए एटलीस्ट। तो वो क्या है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा ही एक ऐसा ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि रैंडमली लॉटरी के थ्रू, मान लीजिए अगर हमें 1500 से 1500 नागरिकों की ज्यूरी चाहिए फॉर डिफरेंट केसेस। सिंपल केसेस हैं तो 15 नागरिक भी बैठ सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और नेशनल लेवल पर है तो हम उससे भी ज़्यादा लोगों को ज्यूरी में बिठाना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसका बेसिक प्रोसीजर क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एक ऑफिसर हो सकता है जो कि लॉटरी के थ्रू रैंडमली लोगों को पिक करे और फिर जब मान लीजिए 15 लोगों की ज्यूरी है तो वो 30 को पिक करे और फिर उनका क्विक एक इंटरव्यू हो टू अंडरस्टैंड के उनको कितना केस समझ में आता है और उसके थ्रू वो 15 को पिक करे। अब आप कई लोग बोलेंगे तो फिर वो जो ऑफिसर है वो अपने फेवरेट्स को पिक करेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि वो ऑफिसर अपॉइंट तो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए बट उसको हटाने की पावर नागरिकों के पास होनी चाहिए। कि अगर नागरिक देखते हैं कि केसेस में ये फेवरेटिज्म कर रहा है सो दे कैन गो टू लेट्स से पटवारी ऑफिस और यू नो डेजिग्नेटेड प्लेस एंड दे कैन गिव देयर थिंग कि भाई हमें ये इसको हमने आपने अपॉइंट किया और इसको वापस बुलाने की क्षमता हमारी है तो हम इस इंसान को नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन हटे क्योंकि ये हमने देखा है केसेस में सही से काम नहीं कर रहा है। और इसी को बेटर प्रोसीजर और भी क्या होना चाहिए दैट देयर शुड बी अ प्रोसीजर जहाँ पर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट ज्यूरी ऑफिसर को हमने अपॉइंट किया है। एक अपॉइंट होने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमने हटा दिया तो वो पोजीशन खाली हो गई, तो अब क्या करेंगे? सो देयर शुड इवन बी द प्रोसीजर कि एक अपॉइंट हो गया है पर बाकी लोग जो जिनको लगता है कि हाँ हमारे में कैपेबिलिटी है टू बिकम दिस ऑफिसर विद आवर यू नो क्रेडेंशियल्स, दे कैन आल्सो गो एंड से दैट यू नो these are our credentials and if this person goes and if people can give the vote to me also. Okay. So that ways
there will be many candidates and because of them also this person will be in pressure कि यार मैं हटा तो ये तो मुझे कभी भी हटा सकते हैं क्योंकि पोजीशन तो खाली नहीं होने वाली, there are other people who have applied for it, right? And that way is also the person will work better. 1% भी उसके वोट वापस खींचे जाते हैं, यानी मान लीजिए उसको अपॉइंट करते वक्त गवर्नमेंट ने फर्स्ट अपॉइंट किया बट सेकेंड थर्ड अपॉइंटमेंट नागरिकों द्वारा होनी चाहिए। अब उसको मान लीजिए 50,000 वोट मिले थे एग्जाम्पल के तौर पे, और नागरिकों ने देखा कि यार ये तो ज्यूरी ट्रायल वाला जो ऑफिसर है ही इज़ बिकमिंग वेरी भ्रष्ट, अपने फेवरेट चूज़ करता है और मैनिपुलेट करता है केसेस को, और ऐसा प्रूव भी होता है, तो वो दे कैन गो एंड से दैट वी वांट टू रिकॉल दिस पर्सन एंड आई वांट टू टेक दिस वोट एंड गिव इट टू द सेकेंड person who is in the list which I think will do a better job. Now this can seem complicated, तो ऐसे तो लोग रोज वोट बदलेंगे नहीं बदलेंगे, 1% या 2% भी अगर वोट कम होते हैं वो अपना काम सीधे से करना शुरू कर देगा। क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी किसको है? नागरिकों को है, उसकी अकाउंटेबिलिटी सीएम को नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि भाई जूरी में कौन बैठेगा, कितने विवेकशील होंगे, उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए जो बाकी कंट्रीज़ का है। मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि भाई वो रैंडमली जब सिलेक्ट करते हैं उनका इंटरव्यू होता है एंड इवन द सिलेक्शन ऑफिसर इज़ रिकॉलेबल। इसमें एक सिंपल सी बात समझने के लिए अगर हम करें, आपके घर में और मेरे घर में काफ़ी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जैसे मेरी कुक है, अगर इस कुक को पता चल जाए कि मैंने अपॉइंट किया है पर मैं निकाल नहीं सकती हूँ 5 साल तक, That's so true. तो फिर उसके बाद तो वो क्या करेगी? वो घर के बर्तन भांडे सब बेच के चली जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट की रूलिंग है कि आप निकाल नहीं सकते हो, सही है ना? हाँ। तो सेम चीज़ जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के या स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं कई कंट्रीज़ में, मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, कि वहाँ पर लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को रिकॉल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और बहुत रिकॉल्स हुए भी हैं, राइट? जहाँ पर उन्होंने पाया कि वो भ्रष्ट है उसको रिकॉल कर लिया गया। अब ऑफ कोर्स ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले केस में पहली जूरी बैठेगी और वो एकदम झंडे गाड़ देगी। देयर विल बी लर्निंग्स, इवेंचुअली लोग लर्न करते हैं, सोसाइटी इवॉल्व होती है, राइट? जापान जो आप आज सोसाइटी देखते हो, इतनी सिविल सोसाइटी है या लोग जैसा वहाँ का बिहेवियर है, सो इट डिडंट गेट डेवलप्ड इन वन डे, राइट? तो जहाँ भी जिस भी कंट्री में क्राइम कम है वो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे लॉस के थ्रू सिविल बिहेवियर को इम्प्रूव किया गया, सिविलिटी ज़्यादा आने लगे लोगों में, सोशल बिहेवियर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव हुई, एंड ऑफ कोर्स जनरेशन बाय जनरेशन इट बिकेम अ नॉर्म, कि आप कहीं कूड़ा फेंकोगे ही नहीं, आप कहीं थूकोगे ही नहीं, राइट? पर जहाँ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, जहाँ आप ले दे के बात ख़त्म कर सकते हो, उस देश में आप कैसे मान सकते हो कि वहाँ सिविलिटी होगी या सोशल बिहेवियर अच्छा होगा? तो ज्यूरी की बात पे वापस आते हैं कि हम मतलब होना ये चाहिए कि ज्यूरी एक ऑफिसर होना चाहिए जो रैंडमली 30 लोगों को सिलेक्ट करे, अगर किसी ट्रायल के लिए 15 चाहिए, उनका इंटरव्यू करवाए और 15 सिलेक्ट करे और वो 15 लोग बैठे और हर केस दर केस नए 15 लोगों को बिठाया जाए, ताकि किसी को भी वो जो कहते हैं ना खरीदने फरोख्तने का काम नहीं हो, क्योंकि हर बार चेंज हो जाएगा। राइट, हाँ, दिस इज द मेन इशू। एक इशू ये भी है कि हमारे जैसे देश में जहाँ पर वोट भी कई बार खरीदे जाते हैं, आप एक शायद शराब की बोतल दे दो और वहाँ से भी आप वोट कर, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि नागरिकों को पता है कि मेरे पास एक ही हक है, राइट? मेरे पास वोट देने का ही तो हक है। अब मेरे को, अब आप वोट लेके चले गए और आपने तो वापस 5 साल शक्ल ही नहीं दिखाई, स्कीमों में दिखती है शक्ल, है ना? तो मतलब मैं आई नो आई मे बी टॉकिंग वेरी लाउडली, बट देन फॉर मी एवरी स्कीम इज मोर और लेस अ स्कैम। क्यों? क्योंकि आपने जो स्कीम इम्प्लीमेंट की, नागरिकों के पास हक ही नहीं है ये बोलने का कि भाई मेरे पास तो वो स्कीम आई नहीं, वो कैसे बोलेगा? तो मेरे पास एक ही हक है। बाकी कंट्रीज में रेफरेंडम पावर होती है, वोट देने की पावर होती है, रिकॉल की पावर होती है। इन मेनी कंट्रीज गन पावर इज देयर, दैट यू नो citizens have the right to keep gun. Of course, lot of, you know, through media, lot of things have been said about, you know, guns and also we don't want to talk about that, but I'm saying they have that power, right? So हमारे पास एक ही पावर है which is वोट देने की, बस। तो मैं बोलती हूँ कि यार 5 साल तो पता नहीं आप सुविधाएं दोगे नहीं दोगे, तो मैं कम से कम यही ले लूँ। My point is that people do that if at all। एक तो बहुत कम लेवल पे होता है, उसको मीडिया द्वारा बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, बट मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है, that is also because people know that we have no other powers,
राइट। और वो खरीदने और बेचने का एक ही सिलसिला तभी खत्म होता है जब जूरी पे वापस अगर हम आए कि रैंडम जूरी हर रैंडम जूरी करी जाए, रैंडम जूरी हर हियरिंग पे आ रही है, एंड पहले जो हुआ है उसको बताया गया अब नए तरीके से, तो आप खरीद फरोख्त कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है। अब लोग बोले नहीं नहीं फिर भी हो सकता है, तो मैं बोलती हूँ फिर भी अगर मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि थोड़ी जूरी में कुछ लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, बिक सकते हैं, तब भी एक जज सिस्टम के अकॉर्डिंग जूरी इज स्टिल अ बेटर। तो अगर आप जूरी बिक सकती है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जज नहीं बिक सकता? जज तो बिकते हैं, जज नहीं बिक सकता, जस्टिस नहीं बिक सकता। तो अगर ज्यूरी भ्रष्ट है, मतलब 15 लोग बैठे हैं एक केस के लिए, वो भ्रष्ट हो गए, तो जो एक बैठा है उसके पास ही सारी पावर है, वो कितना भ्रष्ट हो सकता है? सो आई एम अगेन, वी आर नॉट टॉकिंग दैट एवरीबडी इज लाइक दैट। मैं ये कह रही हूँ अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास टू बिकम भ्रष्ट, भ्रष्ट बनने के अवसर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि पावर बहुत सारा कॉन्सेंट्रेटेड पावर है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पावर है। तो उस पावर को हम डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं ज्यूरी ट्रायल्स के थ्रू। मतलब जैसे ये मेरी मांग है डेफिनेटली कि ज्यूरी कोर्ट आए इस भारत में, हमारे भारत में, ताकि लोगों की अकाउंटेबिलिटी, भागीदारी, ओनरशिप इन जस्टिस बढ़े, राइट। एंड लोगों को समझ में आए कि लॉ कैसे चलता है, या किस तरीके के मुकदमे आते हैं, क्या है, कुछ नहीं, झूठा सच्चा। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट 100% फूल प्रूफ सिस्टम, बट कंपैरेटिवली दिस इज 1000 टाइम बेटर देन वन जज हैंडलिंग 2500 केसेस ऑन एन एवरेज फॉर अ पीरियड ऑफ मे बी 20 years। कितने चांसेस हैं कि वो भ्रष्ट नहीं होगा? That's so true, right? एंड आई थिंक जहाँ पे भी जूरी सिस्टम्स हैं वो काम तो कर रहे हैं बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ न्याय बेहतर है, बेहतर है। हाँ। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकती हूँ। अभी एक रिसेंटली केस आया था, रिसेंट या मे बी 1-2 साल पुराना केस है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने फीमेल जेल इनमेट को, जब वो एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहे थे, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू गिव यू वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स बट इट इज देयर, तो उसने उसको सेक्सुअल उसके लिए रिलेशनशिप के लिए ऑफर दिया। अच्छा, ओके, इन द मिडल, एंड दिस लेडी देन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम, ओके, एंड इट वाज प्रूवन दैट ही हैड ऑफर्ड हर। उसको उसकी जॉब से निकाला गया, उसको विद इन आई मीन 1 year इतना हर्जाना मिला लेडी को कि भी आपने ऑफर किया। वो सब क्यों हो पाया? क्योंकि ज्यूरी बैठी थी वहाँ पर, राइट, वहाँ ज्यूरी बैठी थी। यहाँ तो रेप केसेस में भी हजारों दिन बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता, सालों साल बीत जाते हैं, कुछ जैसे आपने बोला। अनदर केस ऑफ टू अंडरस्टैंड ज्यूरी बेटर इज ड्यूपॉन्ट का एक केस हुआ था कि जिसमें ड्यूपॉन्ट ने, आई थिंक ओहायो सिटी का केस है ये यूएस में, कि ड्यूपॉन्ट एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा था बिना, थोड़ा हाइड करके उस स्टेट के लोगों से, वो इट वाज रिलीजिंग अ केमिकल इन वाटर और समवेयर, and because of that cancer rate increased. Okay. So वहाँ के farmers ने ड्यूपॉन्ट के खिलाफ केस लड़ा and they got, I mean in millions में उनको मिला। पर आप यहाँ पर हजारों केसेस हैं, पर चलिए याद के लिए बता देती हूँ, भोपाल गैस कांड, किसको क्या कॉम्पनसेशन मिला, किसका क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, यूं ही चलता रहा, कुछ थोड़ा बहुत रस्म अदायगी के लिए चीजें यहाँ वहाँ हो गई, पर कुछ नहीं हुआ, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ज्यूरी बैठी है और ज्यूरी आम नागरिकों के प्रॉब्लम्स को बेहतर समझ पाती है, बिकॉज वो आम नागरिकों में रहती है, राइट। वो एक जज या एक मतलब नेता की तरह अलग बंगलो या अलग उसमें नहीं रहती है, उसको पता है हमें साथ में रहना है। जॉनसन एंड जॉनसन का टेल्कम पाउडर केस आपको पता होगा कि तब भी पीड़िता को जब उसने बोला, मतलब जूरी के पास केस गया, तो ये प्रूव हुआ कि उसके टेल्कम पाउडर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि कैंसर कारक थे, तो उसको हर्जाना मिला और बहुत जल्दी मिला। तो ये जो केसेस हैं, ऐसे हजारों केसेस हैं जो समाज में ये बताते हैं कि आप घर से बाहर निकलो, आप कोई भी जेंडर हो, स्पेशली फीमेल, यू गो आउट ऑफ होम एंड वी विल प्रोटेक्ट यू थ्रू गुड लॉज, राइट। और लॉज अच्छे हैं तो सोसाइटी अपने आप रास्ते निकाल लेती है। देयर आर वुमेन जिन्होंने स्क्रैच से उद्योग शुरू किए हैं अपने, तो गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं दिया है, बट उन्होंने स्क्रैच से उद्योग शुरू किए अपने, राइट। बट इफ द सेम वुमेन गेट्स हैरेस्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिसर, डू वी हैव अ लॉ
कि उसको प्रोटेक्शन मिले ठीक से, मतलब सही बात, ट्रांसपेरेंट एंड क्विक, दैट्स है ना, ट्रू। त्वरित और लॉ तो बहुत हैं निष्पक्ष। पर ना इम्प्लीमेंटेशन है उस तरीके का, क्योंकि लूप होल्स बहुत हैं हाँ और जी। उनको चेंज करने के बारे में भी, जैसे आपने बोला डिजाइन थिंकिंग, उसके बारे में भी कोई सोच हाँ, नहीं मतलब रहा है कि डिजाइन क्या थिंकिंग इन लूप द सेंस होल्स, कि हाँ, कि भाई उसको और बेहतर कैसे बेहतर बनाया जा That's so सके। true. उसको बस एक प्रॉब्लम थी, सोल्यूशन दे दिया, Right. बट एवर इवॉल्विंग नहीं है कि अब Right. ये है तो आप अपने डेटा के थ्रू देखा कि इसका तो मिसयूज हो रहा है, तो चलो इसको इम्प्रूव करते हैं, या हमें सर्वे के थ्रू देखा, या मतलब एक कोई आपने रेफरेंडम करवाया तो आपको पता Right. चला। तो ना तो यहाँ रेफरेंडम हमारी कंट्री में होते That's so हैं, ना जूरी ट्रायल्स हैं। तो जहाँ पर भी वुमेन अगर उद्योग खड़ा कर रही है, अगर उसको गवर्नमेंट ऑफिसर का सामना करना पड़ा किसी भी तरीके के, और मैं यहाँ बार बार बोल रही हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि सब भ्रष्ट हैं, पर अगर एक भी हुआ और अपॉर्चुनिटीज हैं भ्रष्ट होने की, तो वो वुमेन अपना उद्योग कैसे चलाएगी, राइट? अगर फैक्ट्री मालिक को पता चल गया कि भाई मेरे यहाँ 50 वुमेन को मैंने हायर कर लिया है, और अच्छा ये लॉ आ गया क्या कि 6 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, तो कितना मतलब, तो वुमेन एम्पावरमेंट या सोसाइटी में ओवरऑल एम्पावरमेंट की बात हम कर ही नहीं सकते जब तक हम ऐसे कानून नहीं लेके आए जो कि अगेन क्विक एंड ट्रांसपेरेंट, एट द सेम टाइम गिव बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स के भाई आप जो ऑफिसर्स हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं, तो वो काम नहीं करते तो आप उनको वापस बुलाइए, आप उनकी पोजीशन किसी और को दीजिए, ना कि सीएम या पीएम के पास ये हक होना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी रिपोर्टिंग सीएम को है ना। सही बात है। तो मैं अगर ये मामला लेके गई कि भाई आपका एक ऑफिसर था जिसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो बोलेगा कि भाई साहब मैडम जी देख लो आपस में या कुछ कर लो, या ठीक है रिपोर्ट लिखवा देते हैं, कोर्ट में चला गया, सालों साल चल रहा है। बट अगर ये मामला आता है कि भाई मेरे साथ कुछ हुआ है और ऐसा उसको रिकॉल किया, या ऐसे और केसेस बढ़ते हैं, तो उसको अपनी पोजीशन से वापस बुलाया जा सकता है नागरिकों द्वारा, पर वो लॉ हमारी कंट्री में है नहीं। That's so true. एटलीस्ट डिस्कशन शुरू होनी चाहिए इस पे, एटलीस्ट इस पे बात होनी चाहिए। That's so true. So that means कि लॉज तो बहुत हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पर कहीं ना कहीं क्योंकि उन लॉज में स्टैटिक बन गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिया है पर डिजाइन थिंकिंग नहीं है, मतलब उनको चेंज करने का या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इवॉल्व करने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं बजाय फ़ायदा करने के। वुमेन एम्पावरमेंट की बजाय वुमेन की स्थिति को शायद थोड़ा सा डाउन ही किया है। नहीं, बिल्कुल डाउन किया है। आप ऑफ कोर्स मैं ऐसे वो नहीं कहती हूँ कि कोई सर्वे करवाना चाहिए क्योंकि उससे कुछ खास मिलता नहीं है, बट इन जनरल आप अपने आसपास काम करने वाली 5 महिलाओं से भी बात करेंगे, जो मैं करती रहती हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो 5 में से 4 का यही जवाब होता है कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हुई है, होती है, हो रही है। एक डर लगता है, हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते रहते हैं यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। तो ये क्यों चलता रहता है? बिकॉज उनको पता है कि लॉ द्वारा प्रोटेक्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच सतनाम, बहुत ही आपने कॉम्प्रिहेंसिवली और हम लोगों को इस बारे में बताया है कि क्या कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये बता। श्योर। तो इन द एंड मैं जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, आई रियली होप दिस पॉडकास्ट गोज़ टू देम। पॉलिसी मेकर्स हैं, NGOs हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको मेरी अपील रहेगी कि ज्यूरी सिस्टम जैसे या ज्यूरी कोर्ट जैसे, वोट वापसी जैसे कानूनों पे बात होनी चाहिए और उनको रियल एम्पावरमेंट से लिंक करके देखना चाहिए, क्योंकि अंत में इन द एंड जो भी प्रॉब्लम आती है उसके आखिर में कानून ही बैठा होता है कि वो कैसे कितना जल्दी उसको सॉल्व करेगा। तो इस पे बात होनी चाहिए, इस पे डिस्कशंस, डिबेट्स होने चाहिए, ताकि पॉलिसी मेकर्स तक, जो रियल पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट में, उन तक ये बात पहुँचे एंड एटलीस्ट इस पे कुछ काम शुरू हो, जो कि अभी ऑलमोस्ट निल है। मतलब कुछ बात होती है फिर बंद हो जाती है, कुछ आगे काम नहीं होता है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा पॉलिसी मेकर्स और जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इसकी डिस्कशन, डिबेट होनी चाहिए, शुरू होना चाहिए। और इसको जब भी कोई लॉ इम्प्लीमेंट हो तो उस एक रेफरेंडम ज़रूर, जहाँ भी पॉसिबल हो, जिस भी जगह पॉसिबल हो, वहाँ रेफरेंडम की पावर भी सिटीजन्स को देनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि सिटीजन्स अगर नहीं चाहते हैं किसी लॉ को या हाँ या ना में दर्ज कराना चाहें तो वो क्या करें उसके लिए। सो इम्पोर्टेंट। यस।
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सतनाम। थैंक यू अमिता, थैंक यू। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।